Never in India's history. भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी बिल को टेबल पर लाने से पहले ही उसे इस तरह फाड़ दिया गया हो। Literal fight, like आप माने कि संसद में हाथापाई हो गई, कुछ महिलाएं कुछ छीन रही थीं, कोई किसी की धोती खींच रहा था। 30 सालों से ज्यादा समय से रंजना कुमारी जैसी कई एक्टिविस्ट इस पल का बेताबी से इंतजार कर रही थी। एक ऐसा कानून जो भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए बनाया गया। almost like when you don't सोचिए जैसे कि आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपके माता-पिता ने आपको चॉकलेट से भरा एक डिब्बा दे दिया हो और आप खुशी से झूम रहे हो। हमें लग रहा था कि ये तो 100 साल से भी ज्यादा लंबी चलने वाली लड़ाई होगी और 30 सालों में आखिरकार ये हो ही गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की लड़ाई लंबे अरसे से चली आ रही है। भले ही भारत में आजादी के बाद ही महिलाओं को मतदान करने का हक मिल गया हो, लेकिन संसद में तो समानता नहीं थी। मौजूदा लोकसभा में सिर्फ 13.6% महिलाएं हैं, यानी कि 543 संसदों में सिर्फ 74 महिलाएं। रंजना कुमारी ने अपना जीवन इसी बदलाव के लिए समर्पित किया है। उनके प्रदर्शन सड़कों पर हुए, रास्ता रोको अभियान और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी उन्होंने खूब किए। उन्होंने प्रधानमंत्री निवास के सामने जाकर भी प्रदर्शन किए। बिल का फिर वही हाल हुआ जो हर बार होता था, बिल नहीं पेश हो पाया। तो फिर हम लोग सब लोग ने तय किया कि हम सीधा जाकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो हमारे सारे ग्रुप महिलाओं के कोई सम्राट होटल में छुप गया, कोई संतुष्टि कॉम्प्लेक्स में, प्राइम मिनिस्टर के घर के आसपास जो जगह है। सो वी वर लाइक, तो हम सब ऐसे ही छुपे हुए थे। हमने एक समय निर्धारित किया और उस वक्त प्रधानमंत्री के निवास की तरफ दौड़ लगा दी। और आप सोच सकते हैं जैसे ये और बाकी सब, हम सब बस निवास की तरफ दौड़ गए। फिर हम अंदर घुस गए। सोचिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री के घर बिना अनुमति घुस गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इंडिया हाउस। वो काफी अच्छे इंसान मालूम हुए और ऐसा भी नहीं, वो दूरदर्शी थे। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमें लगा कि हम आखिरकार टिके रह गए क्योंकि हम इस तरह से प्रधानमंत्री से मिले। हमारी लंबी बातचीत हुई और उन्हें भी लगा कि ऐसा कानून आना चाहिए, लेकिन खैर उनके समय में भी ये पारित नहीं हो सका। And it never happened in this time. रंजना के एक्टिविज्म की वजह से ही भारत के वामपंथी और दक्षिणपंथी समूह एक हुए, भले ही कुछ समय के लिए। अपनी अपनी पार्टियों की नीति से अलग हटकर सभी महिलाओं ने संसद में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का समर्थन किया। 2010 में राज्यसभा में ये बिल पारित कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो लोकसभा में अटक कर रह गया। इस बात पर संसद में इतना शोर हुआ कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्शलों को बुलाया गया। आपको महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र में उन्हें राजनीतिक पहचान देने में इतना डर लग रहा है कि हम संसद में इस कदर मारपीट पर उतर आए हैं। इसलिए हम सबने काली साड़ियां पहनने की ठानी। कुछ पुरुष नेताओं ने उन्हें परकटी औरतें कहा, वो औरतें जिनके बाल छोटे होते हैं। ये पश्चिमी नारीवाद को दिया हुआ एक अजीब शब्द है। जबकि रंजना कुमारी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में एक स्वतंत्रता सेनानी के घर जन्मी थी। उनके पिता को भी स्वतंत्रता संग्राम के समय गिरफ्तार किया गया था और भेदभाव और समानता की लड़ाई उनके लिए नई नहीं थी। और फिर आया महिला आरक्षण बिल को पारित कराने का संघर्ष। इतनी मुसीबतों के बावजूद रंजना कुमारी अपने दृढ़ निश्चय से हिली कैसे नहीं। Women, महिलाओं के पास जब राजनीतिक मजबूती आएगी तो वो उन्हीं की जिंदगी बदलेगी, सत्ता का इस्तेमाल भी बदलेगा और उसका स्वरूप भी। और यही सोचकर हम आगे बढ़ते रहे। हम बस लड़ते रहे और मैं आपको बता सकती हूँ कि जब बिल पारित नहीं होता था तब हम लोगों को कैसा लगता था, वहाँ क्या हो रहा था। हम सब ने एक चीज को बहुत करीब से देखा है। आज भी संसद में सर्वसम्मति से बिल पारित तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि इस पर अमल कब किया जाएगा। भारतीय राजनीति की शक्ल बदलने में अभी समय लगेगा, लेकिन जिस दिन वो होगा उस दिन भारत की हर महिला रंजना कुमारी जैसी कार्यकर्ताओं का एहसान मानेगी, जिन्होंने महिला प्रतिनिधित्व को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया।